दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं या आप एक बिजनेस करते हैं और आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स की कंप्लायंसेस एज वेल एज अकाउंटिंग आप खुद मैनेज करते हैं, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन आप खुद से देखते हैं, तो आज ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल ऐसे 15 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो बेसिकली हर अकाउंटेंट को पता होने चाहिए जो जीएसटी की रिटर्न्स फाइनल करते हैं और साथ में अपने अकाउंट्स को भी फाइनल कर रहे होते हैं। अक्सर कर आप लोगों को एक चैलेंज ये आता है कि सर, जब हम अपनी जीएसटी की रिटर्न्स मैनेज करते हैं तो अकाउंट्स कैसे फाइनल करें, अकाउंट्स फाइनल करते हुए हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारी जीएसटी की रिटर्न सही जा रही है या नहीं, क्या हम जीएसटी की रिटर्न में सभी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप जीएसटी की रिटर्न सही बना सकते हैं, साथ में आप अपने अकाउंट्स फाइनल भी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सी विकास शर्मा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए इसी तरह की इनकम टैक्स, जीएसटी एंड फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता हो कि थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन आपको मिला है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाए गए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने उन 15 पॉइंट्स की जो बेसिकली आपके अकाउंट्स फाइनलाइजेशन के साथ साथ आपकी जीएसटी रिटर्न्स को भी प्रॉपरली फाइलिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है हमारी इस लिस्ट में, दैट इज क्रेडिट इन द ट्रायल बैलेंस। दोस्तों, जब भी आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइनल करें, आप अपने मंथली अकाउंट्स फाइनल करते हैं, तो आप अपने मंथली अकाउंट्स में अपने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट लाइन आइटम्स को जरूर चेक करिएगा जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट की हुई हैं। क्योंकि सम टाइम क्या होता है, हम अपनी कुछ ऐसी इनकम्स रिसीव करते हैं या ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस हमें रिसीव होती हैं जो बेसिकली हम इग्नोर कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी फाइलिंग, बट वो जीएसटी में बहुत जरूरी होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, आपको मान लीजिए कोई रेंटल इनकम रिसीव हुई है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। इसी तरह से मान लीजिए आपने ड्यूरिंग द मंथ कोई स्क्रैप की सेल की है तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे में जब भी आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइनल करें तो उससे पहले आप अपने अकाउंट्स में देख लीजिए कि क्या आपने ड्यूरिंग द मंथ अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ऐसी आइटम क्रेडिट की है जो कि एक्चुअली में आपकी टर्नओवर में इंक्लूड होनी चाहिए या जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई में इंक्लूड करते हुए जीएसटी की रिटर्न में इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टर्नओवर रिकॉन्सिलिएशन। दोस्तों, जब भी आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइनल करें तो वहां पर आप एक चीज ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके जो बुक्स में आपकी टर्नओवर आ रही है और वो आपने टर्नओवर क्या अपनी जीएसटी R1 में ली है या नहीं। इवन जब आप अपनी R1 फाइल कर देते हैं तो 3B में आपकी उतनी टर्नओवर कैप्चर हो रही है या नहीं। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आप अपनी मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करें तो वहां पर 3 चीजों का रिकॉन्सिलिएशन आपको हमेशा लेकर चलना है, आपकी बुक्स वर्सेस GSTR1 वर्सेस GSTR3B। तो ये तीनों ही जगहों पर आपका जो टर्नओवर है वो आपस में मैच होना चाहिए और अगर कहीं पर कोई डिफरेंस है तो उसके डिफरेंस का आपको रीजन पता होना चाहिए। सो आप उसका प्रॉपर एक रिकंसिलिएशन बनाकर रखें, व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन दीज 3 बैलेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट इज LUT फॉर एक्सपोर्ट। दोस्तों, जब भी आप एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, आप फ्रिक्वेंटली अगर एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस एक्सपोर्ट पर आपको जीएसटी ना पे करना पड़े, तो आप ऐसे में LUT अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, जब भी आप कोई एक्सपोर्ट करें उससे पहले आप LUT अप्लाई कर दें ताकि आप वहां पर अपना IGST बचा पाएं, आपको अननेसेसरी पहले पेमेंट ना करनी पड़े। दोस्तों, LUT साल में एक ही बार अप्लाई होती है, इन एडवांस आप उसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर आप मिस कर गए हैं उसको अप्लाई करना तो आप ड्यूरिंग रनिंग फाइनेंशियल ईयर में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी एक्सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज रिकंसिलिएशंस। दोस्तों, GSTR3B भरते समय आपको इनपुट्स रिसीव होते हैं जिसको कि हम टेक्निकली ITC कहते हैं। ये ITC बेसिकली आपकी परचेज से आते हैं और इन ITCs को चेक करने के लिए हम जो आज की डेट में रेफर करते हैं वो हम अपना GSTR2A
और टू बी रेफर करते हैं, लेकिन हमें साथ के साथ ये भी देखना चाहिए कि जो मेरे हाथ में कॉपी ऑफ इनवॉइसेस हैं, क्या वो सभी इनवॉइसेस मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं, और जो मेरे इनवॉइसेस 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या वो 2B में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने उन इनवॉइसेस को अपने पोर्टल पर दिखाया ही ना हो। अगर ऐसा होता है तो वो इनवॉइस आपके 2A में नहीं दिखाई देगा, एंड जो इनवॉइसेस एक्चुअली में 2A में दिख रहे हैं लेकिन उन लोगों ने रिटर्न अपनी समय से नहीं भरी है, टाइम लिमिट्स के अंदर नहीं भरी है, तो वो इनवॉइसेस आपके 2B में भी नहीं दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर एक रिकंसिलिएशन बनाना चाहिए, जो रिकंसिलिएशन बिटवीन परचेज 2A एंड 2B के बीच में होगा। ऐसा करने से दोस्तों आपको एक हेल्प ये मिलेगी कि जिन इनवॉइसेस का ITC आपको नहीं मिला है इन 2B, आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, आप उनको अप्रोच करके पूछ सकते हैं कि वो अपने इस बिल को अपनी रिटर्न में क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, या वो इसको फिर कब तक इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज RCM एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस बात को लेकर है कि कई ऐसी चीजें हैं GST में जिसके ऊपर RCM की एप्लीकेबिलिटी आती है। अब ऐसे में आपको नहीं पता होता कि किन चीजों पर RCM लगेगा, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जो वीडियो मैंने मेरे इस चैनल पर डाला हुआ है, जिसमें मैंने इन डिटेल आपको बताया है कि किन चीजों पर RCM लगता है, RCM का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहां पर एज एन अकाउंटेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आप अपनी GST रिटर्न्स फाइनल करें तो वहां पर आप अपने अकाउंट्स से ये चेक करें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पर आपको RCM पे करना था, क्या आपने उनका RCM पे कर दिया है या नहीं। क्योंकि अगर आप कोई RCM की GST लाइबिलिटी समय से पे नहीं करते हैं तो अगेन उसके ऊपर आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो आप जब भी अपने अकाउंट्स फाइनल करें और GST रिटर्न फाइनल करें तो अकाउंट्स से आप उन एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर लीजिए जिन जिन के ऊपर RCM की एप्लीकेबिलिटी आती है। तो कॉमनली जो कुछ खर्चे हैं RCM में जिनको मैं कवर कर सकता हूं ब्रॉडली, वो आपके फ्रेट चार्जेस हो सकते हैं, एनी लीगल फीस अगर आपने कोई पे करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर आपने करी हैं, तो ये सब चीजें ज्यादातर आपके RCM में कवर होती हैं। इन बातों का भी आप जरूर ध्यान रखें ताकि आपकी GST की रिटर्न गलत ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांस रिसीव फॉर अ फ्यूचर सर्विसेज। दोस्तों GST में एक प्रोविजन है जो इस बारे में बात करता है कि अगर आपने कोई एडवांस मनी रिसीव की है ऐसी सर्विसेज के लिए जिसको कि आप फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसका GST आपको आज ही पे करना होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है अगर आप कोई फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिसका कि इनवॉइस फ्यूचर में रेज होगा, बट क्योंकि आपने उसका पेमेंट आज रिसीव कर लिया है तो उस एडवांस पर भी आपको GST पे करना पड़ता है। वेयर एज अगर कोई एडवांस आपने गुड्स के लिए रिसीव किया है तो वहां पर कोई GST की लाइबिलिटी नहीं आती है। तो अब यहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आप अपने अकाउंट्स फाइनल कर रहे हैं या GST की रिटर्न बना रहे हैं तो आप अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड से ये जरूर चेक करें कि क्या आपने ड्यूरिंग द मंथ कोई ऐसा एडवांस रिसीव किया है जिसकी की सर्विसेज आप इन फ्यूचर पीरियड प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ड्यूरिंग द मंथ आप उसका इनवॉइस नहीं क्रिएट करेंगे, तो ऐसे में यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप उसका GST प्रॉपरली सरकार को पे करें। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ ITC। दोस्तों सबसे बड़ा एरिया जो आज की डेट में पेन एरिया है वो है ITCs। काफी लोगों को नहीं पता होता है कि कौन कौन से ITC आपको अलाउड हैं, कौन से ITC आप नहीं क्लेम कर सकते हैं, कौन से ITC हैं जिनका आपको रिवर्सल करना है, कौन से ITC हैं जिन्हें आप रीक्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी एक डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये एक्चुअली मैं मेरे प्रैक्टिकल कोर्स में कवर करता हूं। RDV क्लासेस ऐप में आप इन सभी प्रैक्टिकल कोर्सेज को देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इन कोर्सेज में मैं एंड टू एंड डिटेल आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस प्रकार से GST की रिटर्न्स फाइल होती हैं, GST के लॉ में क्या प्रोविजंस हैं अबाउट द RCM, अबाउट द लाइबिलिटी, रिटर्न आप कैसे बना सकते हैं, और जितने भी अपडेट्स आते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस इन GST एंड इनकम टैक्स, वो सभी चीजें मैं इस कोर्स में कवर करता हूं। तो आपको एज एन अकाउंटेंट यहां पर ये याद रखना है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे ITC हैं जो आपके लिए इनएलिजिबल होते हैं, जो टेक्निकली आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अपनी GSTR 3B फाइल करें
उस GSTR 3B में आप उन ITCs को प्रॉपरली रिवर्स कर दें जो कि आप लेने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे ITC हैं जिन्हें आप रिक्लेम भी कर सकते हैं, तो आप उनको भी रिक्लेम करना ना भूलें। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप कोई मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाते हैं, आप अगर लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर आप कोई फूड एंड कंज्यूमेबल आइटम परचेज करके लाते हैं, तो उनके ऊपर जो आप GST पे करते हैं उसका ITC बिजनेस को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के कुछ ITC हैं जो आपको रिवर्स करने होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को प्रैक्टिकली GST एंड इनकम टैक्स TDS में स्ट्रांग करना, आप भी चाहते हैं अपना करियर बिल्ड करना इसमें, तो आप मेरे इन कोर्सेज को रेफर कर सकते हैं, जहां पर इन डिटेल मैंने आपको ये सारी चीजें लॉ अलोंग विद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मैंने कवर करवाई हुई हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ अनबिल्ड रेवेन्यू। दोस्तों समटाइम क्या होता है, मार्च के मंथ में कुछ ऐसी सर्विसेज रेंडर कर देते हैं जिन सर्विसेज का इनवॉइस एक्चुअली में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर बुक होता है। तो इस प्रकार के रेवेन्यू को हम बेसिकली अनबिल्ड रेवेन्यू कहते हैं। एंड फॉर द पर्पज ऑफ GSTR 9 एंड 9C ये अनबिल्ड रेवेन्यू आपकी बुक्स में दिखना चाहिए। इवन आपके जो GST रिटर्न्स जाते हैं 9 एंड 9C उसमें भी इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। बिकॉज एक तरफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि AS 9 आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, वो ये कहता है कि आप इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ AS 9 प्रिंसिपल्स इन द मंथ ऑफ मार्च। लेकिन GST के प्रोविजन के हिसाब से ये आपकी GST टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट इज टू से इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे में आपके लिए ये रिकंसिलिएशंस बनाना भी जरूरी हो जाता है, बिकॉज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका रेवेन्यू एक दूसरे फाइनेंशियल ईयर में बुक है, जबकि GST के हिसाब से वो टर्नओवर किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्लासिफाई हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स इन ट्रांजिट। दोस्तों GST के सेक्शन 16 के हिसाब से, जो कि बेसिकली बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रिंसिपल ये है कि जब तक आपको गुड्स रिसीव नहीं हो जाती है आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अपना 3B फाइल कर रहे हैं और वहां पर आपको कोई एक इनवॉइस ऐसा दिखता है ITC की फॉर्म में जो गुड्स अभी इन ट्रांजिट हैं, इसका मतलब आपको रिसीव नहीं हुई हैं, तो टेक्निकली एज पर लॉ आप उसका ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग GSTR 3B कि जो भी इनपुट आप वहां पर क्लेम कर रहे हैं, क्या उसका आइटम या उसका गुड्स या सर्विस आपको रिसीव हो चुकी है या नहीं हुई है। अगर कोई गुड्स इन ट्रांजिट है तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका इनपुट टैक्स रिवर्स करें। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। सो बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पर एक बाइफर्केशन बनाना पड़ेगा कि ड्यूरिंग द मंथ आपने कितनी एग्जेम्प्ट सप्लाई करी है और कितनी आपने टैक्सेबल सप्लाई करी है। ऐसा आपको इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि GST प्रोविजंस के हिसाब से GST लॉ ये कहता है कि अगर कोई कॉमन इनपुट आप रिसीव करते हैं जिसके के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं और वो कॉमन इनपुट यूज किया गया है टू प्रोवाइड द टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, तो ऐसे में आपको उस इनपुट का प्रपोर्शन रिवर्स करना होगा और ये जो प्रपोर्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ योर टर्नओवर रेशियो डिसाइड किया जाएगा। तो मान लीजिए आपने कोई कॉमन इनपुट यूज किया है और वो कॉमन इनपुट टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्टेड सप्लाई दोनों में यूज होता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस कॉमन आइटम का या कॉमन गुड्स का या कॉमन सर्विस का जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा है दैट इज कॉल्ड ITC, आप उसको प्रोपोर्शनेटली वहां पर रिवर्स करें। दोस्तों अगर आप यही बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो बैंकिंग इंडस्ट्री में तो सिंपल सा रूल है कि जो भी आपका ITC आया है वेदर इट इज अ कॉमन और अनकॉमन, दोनों ही ITC का 50% ही आप क्लेम कर सकते हैं और 50% आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप अगर किसी बिजनेस में हैं अदर देन बैंकिंग में तो वहां पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, कॉमन ITC का प्रोपोर्शनेट ITC आपको रिवर्स करना है और जो 1-to-1 रिलेशन वाले ITC हैं वो आप कंप्लीटली क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इस बात की एक बेटर क्लैरिटी के लिए अगर आप रूल 42 एंड 43 ऑफ द GST देखेंगे तो वहां पर आपको इसकी एक बेहतर जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरवर्ड चार्ज। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है वो बेसिकली उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है। तो अगर आप मान लीजिए GTA है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पर GTA का काम होता है, तो आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जीटीए जितने भी लोग हैं अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहते हैं, आपको मालूम होगा जीटीए अर्लियर आरसीएम मॉडल पे ही काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है कि दे कैन गो फॉर द एफसीएम मॉडल एज वेल। और एफसीएम में भी अगेन उनके पास दो ऑप्शन है, इधर दे कैन गो फॉर अ 5% जीएसटी और 12% जीएसटी। तो ऐसे में अगर कोई जीटीए एफसीएम में जाना चाहता है तो उसको वहां पर जीएसटी पोर्टल पर एक अनेक्शर वी फाइल करना होता है। इट इज जस्ट अ डिक्लेरेशन कि आई वांट टू गो इन द एफसीएम मॉडल। तो वो डिक्लेरेशन आप फाइल करना ना भूलें, अनेक्शर आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एफसीएम में जाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजल ऑफ असेट्स। दोस्तों जीएसटी में एक प्रोविजन है जो बेसिकली बात करता है कि अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज की थी और उस पर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था, देन बाद में आप उस असेट को सेल कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं, तो जब आप उस असेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे उस समय पर भी आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है एज ए आउटपुट जीएसटी। तो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने अकाउंट्स फाइनल करें और वहां पर आपको ऐसी कोई एंट्री दिखे जिससे कि दिखता हो कि आपने अपने कोई असेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है जिसके ऊपर आपने पहले आईटीसी क्लेम कर रखा है, तो ऐसे में आप उसका जीएसटी प्रॉपरली पे करें ताकि भविष्य में आपको उससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड रिसीवेबल। दोस्तों अगर आप एलयूटी लेकर काम करते हैं तो वहां पर सबसे पहली कंडीशन इसी बात पर टिकी होती है कि आपको एलयूटी इसलिए दी जा रही है ताकि आप फॉरेन करेंसी विद इन द टाइम लिमिट इंडिया में ले आएंगे। इसका मतलब जब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करती है तो उस एक्सपोर्ट के पीछे गवर्नमेंट का जो लालच है वो ये है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी। इसी के बेसिस पर आपको एलयूटी भी प्रोवाइड की जाती है कि आप विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आनी है विद इन द टाइम लिमिट। तो आपको यहां पर अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को भी रिकंसाइल करना है, उनकी एजिंग चेक करनी है, क्या कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं हो रहा है जिसका टाइम निकले जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता है आप किसी रिसीवेबल को रिसीव नहीं कर पाते हैं जो कि आपने एक्चुअली में एक्सपोर्ट किया था, तो वहां पर अगेन आपको आईजीएसटी पे करना पड़ सकता है अलोंग विद द इंटरेस्ट। तो आपके ऊपर इंटरेस्ट की डिमांड ना आए, आपके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी ना बने, तो इसके लिए आप अपने रिसीवेबल्स को भी टाइमली चेक करते रहें कि कौन कौन से ऐसे रिसीवेबल्स हैं जिनसे अब हमें पेमेंट मंगानी है, क्या वो हमारी एजिंग से बाहर तो नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड पेबल। दोस्तों जीएसटी में एक प्रोविजन है जो बेसिकली इस बारे में बात करता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज की हैं और आप उस व्यक्ति को पेमेंट नहीं करते हैं विद इन द 180 डेज, तो उस केस में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया होगा पहले वो आपका आईटीसी रिवर्स कर दिया जाएगा अगर पेमेंट नहीं होती है विद इन 180 डेज। तो ऐसे में आपको अपने ट्रेड पेबल्स भी रेगुलर बेसिस पर चेक करने हैं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि कौन कौन से ट्रेड पेबल्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में 180 दिन से क्रॉस हो रहे हैं और अब हमें उनको पेमेंट करनी है। क्योंकि अगर आप उनको पेमेंट नहीं करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने पहले क्लेम किया होगा एट द टाइम ऑफ इनपुट, जब आपने सर्विस इनपुट करी होंगी या गुड्स इनपुट करी होंगी, तो वो आईटीसी आपको उस रिटर्न में फिर रिवर्स भी करना पड़ेगा जब एक्चुअली में 180 दिन क्रॉस हो जाएंगे। तो आपको कोई आईटीसी रिवर्स ना करना पड़े, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ट्रेड पेबल्स की भी एजिंग टाइमली चेक करते रहें ताकि आपको आईटीसी रिवर्स ना करना पड़े। बात करते हैं दोस्तों अब अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज डिस्क्लोज ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी एंड एसेट्स इफ एनी। तो दोस्तों जीएसटी में समटाइम कुछ लाइबिलिटीज अराइज हो सकती हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि मुझे कोई आईटीसी रिवर्स करना था बट मैं गलती से उसको रिवर्स नहीं कर पाया या मैं भूल गया उसको रिवर्स करना, या हो सकता है आपने जानबूझ के भी रिवर्स ना किया हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइमली मैनर पर इन चीजों को भी रिव्यू करें और उसको प्रॉपरली अपनी रिटर्न्स में डिक्लेयर करें ताकि फ्यूचर में आपके ऊपर वो हैवी पेनल्टी इंटरेस्ट के साथ एक डिमांड ना खड़ी हो। तो टाइमली आप अपने जितने भी लाइबिलिटीज हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, इन रेस्पेक्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड आउटपुट लाइबिलिटी जो पहले कभी आप दिखाना भूल गए थे, तो उन सब चीजों को आप प्रॉपरली यहां पर डिस्क्लोज करें। इवन ऐसा नहीं है कि केवल लाइबिलिटी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ ऐसे राइट्स भी हैं
इन फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको मिलने चाहिए, वो भी आप यहाँ पर टाइमली रिव्यू करते रहें और उनको भी अपनी रिटर्न में क्लेम करते रहें। क्योंकि दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के भी ना एक टाइम लिमिट है। एक्चुअली में आप एक फाइनेंशियल ईयर के इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक ही क्लेम कर सकते हैं। अगर उसके बाद आपको कोई इनपुट याद आता है तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सो इट इज बेटर एंड एडवाइजेबल कि आप समय समय पर इन चीजों को रिव्यू करते रहें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का नुकसान ना हो, अगर आपकी कोई लायबिलिटी है वो भी आप डिस्क्लोज करें ताकि गवर्नमेंट को नुकसान ना हो, और आपका कोई आईटीसी है, असेट है, आप उसको भी क्लेम करें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। सिमिलरली कुछ ऐसे आईटीसी होते हैं जो हम रिक्लेम कर सकते हैं, तो ये भी आपको रिव्यू के बेसिस पे ही पता चलेगा कि कौन कौन से आईटीसी हैं जो मुझे दोबारा से रिक्लेम करने हैं। अगेन यहां पर आपको नुकसान ना हो इसके लिए इस बात को आप ध्यान जरूर रखें। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आइडेंटिफाई करे थे, जो बेसिकली आपकी हेल्प करेंगे जब आप अपने अकाउंट्स फाइनल कर रहे होंगे या जब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न्स बना रहे होंगे। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप बेसिकली दोनों ही चीजों में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और अगर आप अपने अकाउंट्स खुद से फाइनल करते हैं, आप जीएसटी रिटर्न भी खुद से फाइनल करते हैं और आप इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपकी जीएसटी रिटर्न्स भी गलत नहीं होंगी और आपके अकाउंट्स भी बिल्कुल सही बनते रहेंगे। एंड इवन आपको रिकंसिलिएशंस में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर, अगर आपको कभी रिकंसिलिएशंस बनाने पड़ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये 15 पॉइंट्स पसंद आए होंगे जो कि आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स में एक्चुअली में वैल्यू ऐड कर देंगे। अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आए हैं, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशंस आपको हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, आपसे फिर मुलाकात करूंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।